स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 5 के शुरू में कहा था कि आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 5 के अंदर। तो ये है वो हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, EEO। EEO से क्या बनता है? इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नया चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स का। इससे पहले जो हमने मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के जो HR के फंक्शंस पढ़े, वहाँ तक इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। अंडरस्टैंड? तो आइए देखते हैं कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, EEO, the condition in which all individuals have an equal chance for employment regardless of their race, color, religion, sex, age and disability। यानी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बेसिकली क्या है? वो कंडीशंस हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वली चांस प्रोवाइड करती हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट, रिगार्डलेस रेस के, कलर के, रिलीजन के, जेंडर के, एज के एंड डिसेबिलिटी के। यानी ये वो कंडीशंस हैं कि आप किसी शख्स को इस वजह से इनकार कर देते हैं कि भाई आपका रंग काला है इसलिए मैं आपको जॉब नहीं दे रहा। नहीं, ये कंडीशंस इसलिए लगाई गई हैं कि जिस पर्सन की स्किल्स एंड एबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के साथ मैच होती है, आप उसके कलर को ना देखें, आप उसके रेस को ना देखें, आप उसके रिलीजन को ना देखें, आप उसके जेंडर को ना देखें, आप उसकी एज को ना देखें, आप उसकी डिसेबिलिटी को ना देखें। अगर वो उस जॉब को परफॉर्म कर सकता है और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है तो आप उसको जॉब ऑफर करें। तो ये कंडीशंस इसलिए लगाई गई हैं जिसको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का नाम दिया गया। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? हमारा नेक्स्ट मेन पॉइंट है लेक्चर नंबर 5 का और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का, लेजिस्लेशन ऑन इक्वल एम्प्लॉयमेंट। तो आइए देखते हैं। द फर्स्ट इज इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963। अंडर द इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963, if men and women in an organization are doing equal work, the employer must pay them equally। यानी अकॉर्डिंग टू द इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मर्द और औरत एक जैसा काम कर रहे हैं, यानी इक्वली वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर उन दोनों को इक्वली पे करेगा, यानी एक जैसी सैलरी पे करेगा। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि नहीं जी ये मर्द है इसलिए इसको सैलरी ज़्यादा दे दो, ये औरत है ये तो कम सैलरी पे भी काम कर लेगी, या ये औरत है इसलिए इसको सैलरी ज़्यादा दो, ये मर्द है इसको सैलरी कम दो। डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हैं। अगर वो दोनों इक्वल वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, सेम पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर उन दोनों को सेम सैलरी देगा, एक जैसी सैलरी देगा। सैलरी के अंदर, पे के अंदर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। हाँ, वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है अकॉर्डिंग टू द इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963 कि वो पे के अंदर डिफरेंस कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, मेरिट, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। कि अगर सीनियरिटी बेस पे आप चाहें तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, मेरिट के बेस पे आप चाहें तो आप पे के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बेस के ऊपर भी आप पे के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मर्द और एक औरत सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन औरत को तनख्वाह ज़्यादा दे रहे हैं। क्यों? कि वो सीनियर है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो मर्द के मुकाबले में ज़्यादा है,
वो उस पोस्ट पे पिछले 5 साल से काम कर रही है और जो मर्द है उसका उस पोस्ट के ऊपर 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप सीनियरिटी के बेस के ऊपर उस औरत को ज़्यादा सैलरी दे सकते हैं। ये आपको कानून इजाज़त देता है। इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963 में इसकी इजाज़त है। लेकिन अगर दोनों का एक्सपीरियंस सेम है, दोनों एक जैसे सीनियर हैं, दोनों मेरिट पे हैं, दोनों की क्वांटिटी और क्वालिटी सेम है, तो फिर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अगर एक की वर्किंग क्वालिटी बेहतर है, उसकी प्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी बेहतर है, तो आप उसको ज़्यादा सैलरी दे सकते हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो सीनियरिटी के बेस के ऊपर, मेरिट के बेस के ऊपर, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन के बेस के ऊपर आप सैलरी में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963 आप लोगों को समझ आ गया। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्ट की तरफ कि वो नेक्स्ट एक्ट कौन सा है। टाइटल 7 ऑफ द सिविल राइट एक्ट 1964। इस एक्ट का नाम क्या है? टाइटल 7 ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। टाइटल 7 prohibits employers from discriminating against individual because of their race, color, religion, sex और national origin। यानी जो एम्प्लॉयर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, जो एचआर के जो लोग हैं, ड्यूरिंग द हायरिंग, ड्यूरिंग द सिलेक्शन, वो एक शख्स को इस बेस के ऊपर इनकार नहीं कर सकते कि भाई तुम्हारा रंग गोरा नहीं है इसलिए हम आपको जॉब ऑफर नहीं कर सकते, आपका रिलीजन हमसे मैच नहीं करता, या आप हमारे रिलीजन के नहीं हैं इसलिए हम आपको जॉब नहीं दे सकते। जेंडर के बेस के ऊपर कि नहीं भाई हमें तो मर्द चाहिए, आप औरत हैं, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। नेशनल ओरिजिन के बेस के ऊपर आप उनको इनकार नहीं कर सकते। आपने क्या क्या देखना है? आपने उनकी स्किल्स एंड एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना है। आपने देखना है कि उनकी स्किल्स एंड एबिलिटीज क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के नीड को पूरा कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती हैं। क्या उसका जो एक्सपीरियंस है, क्या उसकी जो क्वालिफिकेशन है, क्या जो उसकी स्किल्स हैं, क्या वो हमारे जॉब डिस्क्रिप्शंस के लिए ठीक है कि नहीं है। क्या वो उन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म कर सकता है या कर सकती है कि नहीं कर सकता या कर सकती है। आपने उनके स्किल्स और एबिलिटी को देखना है, आपने उसकी क्वालिफिकेशन को देखना है। आपने उसको रेस को नहीं देखना, आपने उसको कलर को नहीं देखना, आपने उसको रिलीजन को नहीं देखना, आपने उसको जेंडर को नहीं देखना, आपने उसको नेशनल ओरिजिन को नहीं देखना। तो टाइटल 7 ऑफ द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 के मुताबिक कोई भी एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द हायरिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। किसी भी शख्स को इस बेस के ऊपर इनकार नहीं कर सकता कि नहीं भी तुम्हारे अंदर स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तुम्हारी एबिलिटी बहुत बेहतर है, तुम हमारे जॉब के लिए बेस्ट हो, लेकिन तुम्हारा रंग काला है इसलिए हम आपको जॉब नहीं दे सकते। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो टाइटल 7 ऑफ द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इस एक्ट के मुताबिक उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, उस एम्प्लॉयर के खिलाफ एक्शन हो सकता है, कानूनी एक्शन हो सकता है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। और कोई भी एम्प्लॉयर रेस के बिना पे, कलर के बिना पे, रिलीजन के बिना पे, जेंडर के बिना पे और नेशनल ओरिजिन के बिना पे ना तो वो किसी को हायर कर सकता है और ना ही किसी को फायर कर सकता है। हायर करना है तो आपने उसकी स्किल्स और एबिलिटी को देखना है, आपने उसकी क्वालिफिकेशन को देखना है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नीड को पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को फायर करना है तो अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की नीड को पूरा नहीं कर रहा, बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उसको फायर करें। लेकिन अगर आप वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है, लेकिन उसका रंग काला है, आपने उसको निकाल दिया, वो नॉन मुस्लिम है, आपने उसको निकाल दिया, वो मर्द है, आपने उसको निकाल दिया, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा एम्प्लॉयर नहीं कर सकता इस कानून के मुताबिक। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट? समझ आ गया आप लोग यहाँ तक? स्टूडेंट्स, हमारा अगला एक्ट है एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1967। हमारा नेक्स्ट एक्ट कौन सा है? एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1967। इस एक्ट के मुताबिक
कि जो आपके पास जो कि ओल्ड एज के जो लोग हैं, आप उनको नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इस एक्ट से पहले एक प्रैक्टिस देखने में सामने आई कि जब भी किसी कंपनी ने अपने कॉस्ट को कट डाउन करने का सोचा, अपने एम्प्लॉयज़ को निकालने का सोचा, तो उन्होंने ज़्यादातर उन लोगों को निकाला जिनकी एज ज़्यादा थी, जो कि ओल्ड एज के लोग थे, उनको निकाल देते थे वो लोग, और जो यंग एम्प्लॉयज़ थे उनको रिटेन करते थे। तो उनकी राइट्स को सेव करने के लिए एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1967 को इम्प्लीमेंट करवाया गया कि आप बिला वजह जो एज 40 के जो लोग हैं, आप उनको कंपनी से नहीं निकाल सकते हैं, और अगर आपने उनको निकालना है, आपने उनको फायर करना है, तो आप उनके लिए कुछ कंपनसेशन के रेट को सेट करेंगे। जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि जब भी लोग अपने ड्यूरेशन पूरी कर लेते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो उनको रिटायरमेंट दी जाती है, और जब उनको रिटायरमेंट दी जाती है तो उनको एक लमसम अमाउंट दी जाती है, उनको कुछ कंपनसेशन दी जाती है, फिर उनको पेंशन दी जाती है, ताकि अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है उसको अच्छे तरीके से गुजार सकें, वो किसी के मोहताज ना हो। तो ये किस एक्ट के अगेंस्ट हुआ, किस एक्ट ने इसका इतलाक करवाया? बेसिकली एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1967 की वजह से हुआ कि भैया आप जब उन लोगों को निकाल देंगे जिनकी एज ज़्यादा है, तो उनको कौन जॉब देगा, उनको कौन काम देगा, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, वो अपने ज़रूरियात को कैसे पूरा कर पाएंगे? तो अगर आपने उनको फायर भी करना है, अगर आपने उनको निकालना भी है, तो आप उनको कोई कंपनसेशन के रेट सेट करेंगे, आप उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन देंगे, ताकि वो अपने लिए को काम शुरू कर सकें, ताकि वो अपनी बकाया जो ज़िंदगी है, जो बकाया जो लाइफ है, उसको अच्छे तरीके से गुजार सकें। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? आप लोगों को समझ आ गया एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1967 क्या है और ये किन लोगों के लिए बनाया गया था और ये किस सन में इम्प्लीमेंट हुआ था? माय डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट एक्ट है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन एक्ट ऑफ 1973। एक्ट का नाम क्या है? वोकेशनल रिहैबिलिटेशन एक्ट ऑफ 1973। In 1973, Congress passed the Vocational Rehabilitation Act to enhance employment opportunity for individual with disabilities। यानी इस एक्ट के मुताबिक कि आप किसी भी डिसेबल पर्सन को जॉब से इनकार नहीं कर सकते हैं, अगर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नीड को पूरा कर रहा है, मतलब उसके अंदर वो स्किल्स हैं, उसके अंदर वो एबिलिटीज हैं, वो जॉब को परफॉर्म कर सकता है, तो आप उसको जॉब ऑफर करेंगे। उसके पास वो क्वालिफिकेशन है जो कि उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, तो आप उसको जॉब ऑफर करेंगे। आप उसको इस बेस पे इनकार नहीं कर सकते कि नहीं भाई आप डिसेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसको सॉफ्टवेयर डेवलपर की ज़रूरत है, वो एडवर्टाइजमेंट करती है, एप्लीकेंट्स आते हैं इंटरव्यू के लिए, टेस्ट के लिए, उसमें से एक कैंडिडेट ऐसा होता है जो कि दोनों टांगों से माजूर होता है, वो चल नहीं सकता, वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है फॉर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन उसके पास डिग्री है, वो सॉफ्टवेयर बनाना जानता है, उसके अंदर स्किल्स हैं, उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं, उसके पास क्वालिफिकेशन है, उसके हाथ सही तरीके से काम करते हैं, उसका ब्रेन सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन आप उसे इनकार कर देते हैं कि भाई तुम्हारी टांगे ठीक नहीं है, तुम डिसेबल हो, इसलिए हम आपको जॉब ऑफर नहीं कर रहे। तो भैया आपने उससे क्या दौड़ लगवानी है क्या? आपने उसने आपको सॉफ्टवेयर बना के देना है, उसने एक जगह पे बैठना है, उसने अपने ब्रेन का और हाथों का इस्तेमाल करना है।
उसे थोड़े दौड़ दौड़ के सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। आप उसकी उस डिसेबिलिटी को देखते आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। वो आपकी नीड को पूरा कर रहा है, वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, उसके पास वो स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हैं, उसके पास वो क्वालिफिकेशन है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड हैं या जो कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, तो आप उसको ज़रूर जॉब ऑफर करेंगे। तो डिसेबल पर्सनस की राइट्स को सेव करने के लिए फॉर द हायरिंग वोकेशनल रिहेबिलिटेशन एक्ट ऑफ 1973 का इम्प्लीमेंट किया गया। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर नंबर 5 के तमाम पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। मैं हर दफ़ा आप लोगों से कहता हूँ कि चीज़ों को बार बार रिव्यू करें, क्योंकि जितना आप चीज़ों को रिव्यू करेंगे उतनी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। और लेक्चर नंबर 5 को तो इसलिए बार बार रिव्यू करें क्योंकि ये एक्ट के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि जब आपको एक्ट्स के नाम याद होना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक्सप्लेनेशन भी याद रहना शुरू हो जाएगी। आपको अगर एक्ट्स के नाम याद नहीं है तो आप उस एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे। चलिए आपने एक्सप्लेनेशन कर भी दी, लेकिन आपने कौन से एक्ट की, ये एक्ट कब पास हुआ, उस एक्ट का नाम क्या है, तो आप कैसे किसी को बता पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बार बार रिव्यू कीजिएगा ताकि आपको चीज़ें याद रहें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।